बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकाल की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा पिछले अध्याय में मैंने की थी। मैं डॉक्टर अरुण बाला, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, बाबू शोभा राम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। मैं आज आपको रीतिकाल की विशेषताओं का चित्रण या उस पर चर्चा मैं आज करूंगी। कुछ विशेषताएं मैं आपको पहली ही कक्षा में बता चुकी हूं, जैसे कि सामंती अभिरुचि, आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति, श्रृंगारक प्रवृत्ति, नारी चित्रण आदि जो रीतिकाल की विशेषताएं रही हैं उन पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। आज कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की चर्चा इस कक्षा में की जाएगी। रीतिकाल की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति के रूप में हम उस काल के कवियों द्वारा किए गए प्रकृति चित्रण को भी देखते हैं। तो इस काल के कवियों ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया है, यानी कि प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण इस काल के काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। रीति काव्य को यद्यपि हम प्रकृति की विशाल चित्रशाला कह सकते हैं, जिसमें प्रकृति के विविध रूपों का चित्रण या कवियों ने प्रकृति को उसके विविध रूपों में चित्रित किया है, लेकिन प्रकृति की स्वतंत्र चेतन सत्ता का आभास हमें इस काल के कवियों में प्राय नहीं होता। इस काल का काव्य प्रमुख रूप से श्रृंगार प्रधान काव्य है। इस कारण इस युग की कविता में प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण ही अधिक हुआ है। वैसे तो रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में 12 मासा, षट ऋतु वर्णन आदि को बड़े विस्तार से चित्रित किया है, और कुछ कवियों ने तो प्रकृति के 12 मासा और षट ऋतु वर्णन पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना भी की है। लेकिन अगर हम समग्र रूप में देखें तो यहाँ पर प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण ही प्रमुख रूप से किया गया है। प्रसंग निरपेक्ष वस्तु वर्णन की उनमें अत्यधिक विरलता है। यूँ खोजने पर उनके चित्र भी हमें मिल जाएंगे कि हमने प्रकृति का यथातथ्य उसमें चित्रण हुआ हो, पर उन वर्णनों में रीतिमुक्त कवियों के वर्णन में जैसी सजीवता है, वैसी रीतिबद्ध कवियों ने नहीं की है। प्रकृति के पास अपनी अनन्य, विराट और विशाल संपदा है, लेकिन रीतिकालीन कवियों की दृष्टि उस ओर कम ही गई है, और इन कवियों ने केवल प्रकृति के काम को उद्दीप्त करने वाले स्वरूप की ही पहचान की है, और उसी रूप में इन कवियों ने प्रकृति का चित्रण किया है। नायिका को रिझाने, उसके हाव भावों को प्रस्तुत करने अथवा नायिका के नखशिख सौंदर्य का वर्णन करने में, उसका बखान करने में ही इन्होंने प्रकृति को महत्व प्रदान किया है। हाँ, कहीं कहीं कुछ कवियों ने प्रकृति के स्वतंत्र रूप में भी चित्र प्रस्तुत किए हैं, लेकिन उनकी संख्या न के बराबर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि ये कवि बड़े कलाविद थे, प्रतिभाशाली थे, लेकिन प्रकृति के स्वतंत्र चित्रण करने में इन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं किया है। केवल प्रकृति के उद्दीपन स्वरूप का चित्रण करने में ही इन्होंने अपनी सारी कवित्व शक्ति को लगा दिया है। एक अन्य विशेषताओं में से प्रमुख विशेषता है इस काल की, वह है आश्रयदाताओं की प्रशंसा।
वस्तुतः इस युग के जो कवि हैं वो राज्याश्रय में रह करके काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। स्वतंत्र रूप से काव्य रचना इस काल के कवियों ने न के बराबर की है। उसका ये कारण है कि किसी न किसी राजा के आश्रय में रहने के कारण उस राजा के प्रभाव का इन्होंने इस्तेमाल किया, उसके धन, उसके द्वारा प्राप्त धन से अपने वैभव में वृद्धि की और एक तरह से सम्मान और वैभव प्राप्त करना इनकी लालसा रही। और इसी कारण ज़्यादातर कवियों ने किसी न किसी राजा के आश्रय को अपनाया और उसी के आश्रय में रह कर के इन्होंने काव्य रचना की। और ये स्वाभाविक है, यदि हम किसी का आश्रय ग्रहण करेंगे, किसी का अन्न पानी ग्रहण करेंगे, धन का दोहन करेंगे या धन की प्राप्ति करके अपने वैभव को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो निसंदेह उस राजा की प्रशंसा करना उन कवियों का धर्म बन जाएगा, चाहे वो राजा इस प्रशंसा के योग्य हो या ना हो। तो इस तरह की प्रवृत्ति इस काल के कवि लगभग ज़्यादातर कवियों में देखने को मिलती है। उन्होंने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करने का कार्य किया है। कुछ तो कवि ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ग्रंथों का नाम ही अपने आश्रयदाताओं पर रख दिया, यानी कि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में पूरे के पूरे ग्रंथ की रचना की है। कुछ ने आश्रयदाताओं को की इच्छा को ही सबसे अधिक महत्व दिया है। अपने आश्रयदाता राजा की वास्तविक स्थिति को साहसपूर्वक उनके सम्मुख रख देने का साहस बहुत कम कवि इस काल के जुटा पाए हैं। ज़्यादातर कवियों ने चाटुकारिता का काम किया है, अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा, अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा का कार्य किया है। सीधी सी बात है कि इस काल के ज़्यादातर कवियों ने अपनी कला को, अपनी काव्य प्रतिभा को दरबारों में नीलाम किया है और उस नीलामी के बदले में उन्होंने उससे धन, वैभव और यश इसकी प्राप्ति की है। ऐसा भी लगता है कि शायद जीवन यापन की विवशता ने इन कवियों को अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा के लिए विवश किया होगा। क्योंकि जो रीतिकालीन युग है, युगीन परिस्थितियां हैं, वो आर्थिक पराभव का युग था और इन कवियों ने अपना आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए अपने कवि कर्म का इस तरह प्रयोग किया है। तो ये उनकी युगीन परिस्थिति रही होगी, लेकिन वास्तविकता यही है कि उन्होंने चाहे इच्छापूर्वक चाहे विवशतापूर्वक अपने आश्रयदाताओं की भरपूर प्रशंसा इस काल के कवियों ने की है और उनके काव्य में देखने को मिलती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस काल का जो साहित्य है वो राज्याश्रय में पलने और बढ़ने वाला साहित्य रहा है। लेकिन यदि हम गहराई से इनके साहित्य पर, इनके रचनाओं पर विचार करें तो हम ये पाएंगे कि आश्रयदाताओं की अतिरंजनापूर्ण प्रशंसा करने के बावजूद भी इस काल के कवियों की उत्कर्ष साहित्य सर्जना को हम अनदेखा नहीं कर सकते, उसको भुला नहीं सकते और हम उनकी काव्य प्रतिभा को भी छोटा करके नहीं देख सकते। हाँ, इतना तो हम कह ही सकते हैं कि भक्ति काल में जिस तरह से कवि संसार के सुख भोग की आकांक्षाओं से विमुख होकर के संतन कहा सीकरी सो काम कह सकते हैं, ऐसा साहस रीतिकाल के कवि नहीं कर सकते। अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में है इस काल के कवियों ने मुक्तक शैली का भरपूर प्रयोग किया है। हाँ, कुछ ऐसे कवि भी रहे हैं जिन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिसमें हम
केशव को ही ले सकते हैं, लेकिन उनका जो प्रबंध काव्य में उनकी रुचि विशेष रूप से रमी नहीं है। उन्होंने मुक्तक शैली को ही अपनाया है। मुक्तक शैली के प्रयोग और ब्रज भाषा आदि के प्रयोग यानी इस काल की भाषा के संबंध में हम अगली ई कक्षा में चर्चा करेंगे। आज की ये कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।